कैसे हो सभी लोग। तो आई होप कि यार तुम बढ़िया कर रहे होगे और क्लासेस तुम्हारी अच्छी चल रही होंगी। अपना यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपन ने लेक्चर पांच लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और पांचों लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस को फोर्सेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस तो हमने पढ़ लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे काम करता है, कैसे लगता है, कैसे पॉइंट पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं, या फिर कैसे हम एक्सटेंडेड चार्जेस के बीच में कैसे फोर्सेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और लास्ट लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफाइंड हुई, कैसे उसके पीछे का कैसे थॉट प्रोसेस रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करने का, कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड, कैसा वीक फील्ड, और कैसे कहाँ से ओरिजिनेट होगी, कहाँ पे टर्मिनेट होगी, ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। तो आज हम वही कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह करना स्टार्ट करेंगे। तो यार अगर तुम्हें चीज़ें पसंद आ रही हो तो लेक्चर को कंप्लीट देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। कम्प्लीटली फ्री कोर्स है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तुम्हें जो भी क्वायरीज हो या तुम्हें नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम @फिजिक्स माफिया टेलीग्राम पे। और यहाँ पे तुम्हें क्लासेस की अपडेट्स वगैरह भी रेगुलरली मिलती रहती हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तुम्हें कोई भी क्वायरी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो तो तुम वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आंसर कर दूंगा। और अपना डाउट ग्रुप है जहाँ पे 24/7 डाउट्स चलते रहते हैं, बच्चे आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। मुझे भी जैसे टाइम मिलता है मैं आंसर कर देता हूँ। और डेली लाइव डिस्कशन भी करता हूँ डाउट्स का। नाइट में 10:30 PM या 11 PM के आसपास लाइव आता हूँ और बच्चे डायरेक्ट मुझसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वो टेलीग्राम चैनल की टेलीग्राम डाउट ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर तुम सर्च करोगे माफियास डाउट क्लास ग्रुप तो वो मिल जाएगा, तुम्हें वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यार अपन स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। उसमें अगर मैं देखूं तो लास्ट लेक्चर के मैंने कुछ स्लाइड्स उठाई हैं जिसमें अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, तो हम उसको एक बार देख लेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि भाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शन में होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा, इसको सही से लिख देते हैं, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो उसके प्रोपोर्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इन्फिनिटी और टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज इन्फिनिटी। टर्मिनेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज फ्रॉम द चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है हमेशा फील्ड लाइंस। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा पास होंगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, और जितनी ज़्यादा दूर होंगी उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करिए उसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये एक तो वर्क एनर्जी के थ्योरम से उसको वर्क एनर्जी वाले तरीके से हम उसको समझाते हैं। दूसरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया कैसे है, कैसे ओरिजिनेट हुई है, हमने इसका थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करा, उसके हिसाब से हमने सीखा था कि ये क्लोज लूप नहीं बना सकती। उसके पीछे का थ्योरेटिकल रीजन भी दिया, सिर्फ मैथमेटिकल नहीं कि क्लोज लूप बनाने के तो वर्क डन जीरो नहीं आएगा और बाकी वर्क डन जीरो होना चाहिए, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई चीज़ें, ऐसा नहीं। बिल्कुल थॉट प्रोसेस के साथ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां से स्टार्ट हो सकती हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे टर्मिनेट नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। और किसी भी एक जगह से अगर स्टार्ट हुई है तो वहां से फील्ड अवे ही जाएंगी, उसकी तरफ वापस नहीं आ सकती फील्ड लाइंस। ठीक है, उस पॉइंट पे वापस टर्मिनेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। और पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनेट होता है, वापस लौट के पॉजिटिव चार्ज पे टर्मिनेट नहीं हो सकती। या फिर किसी भी पॉइंट पे अगर वापस आ रही है, यहाँ से अगर स्टार्ट हुई, अगर यहाँ से फील्ड लाइन से इधर है तो वापस फील्ड लाइन यहाँ पे आकर टर्मिनेट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ की डायरेक्शन तो यही रहेगी। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और प्रॉपर्टीज आज हम ढंग से आगे की तरफ और पढ़ते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने पढ़ा था कि KQ1 Q2 पे आर स्क्वायर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसमें अगर दूसरा यूनिट चार्ज ले तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसका अगर मैं बात करूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका हमने ये रीजन तो देख लिया कि भाई क्लोज लूप नहीं बना सकती। और सेकेंड थॉट जो हो सकता है, सेकेंड मेथड टू प्रूव इट, हम बोल सकते हैं कि क्यों क्लोज लूप नहीं बना सकती, वो हम वर्क एनर्जी उसके रूल से देते हैं कि भाई देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर क्लोज लूप बनाती है कहीं पे भी, यहाँ से चलिए मान लो और यहाँ पे आकर के क्लोज लूप बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर क्लोज लूप बन रहा होगा तो तुम इस तरफ गए होगे, ऐसे चल के आए हो, ऐसे चल के आए हो। ठीक है,
ये फील्ड लाइन है। अब तुम क्या कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज लिया, मान लो तुमने 1 कूलम का ही ले लिया, क्यू कोई भी क्यू चार्ज ले लिया, इस तरफ चलते हुए आ रहे हो, इसी पाथ के लॉन्ग चलते हुए आ रहे हो, और फील्ड भी ऐसे ही थी। तो तुमने क्या किया कि इस फील्ड के लॉन्ग चलते जा रहे हो, यहाँ पे गया फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, पॉजिटिव वर्क डन, इधर गया फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, पॉजिटिव वर्क डन, फिर यहाँ से आया फोर्स भी इधर ही, डिस्प्लेसमेंट इधर ही। और ऐसे हर एक छोटे पार्ट में अगर मैं देखूंगा, हर एक छोटे पार्ट में अगर मैं इसको देखूंगा, तो जिधर फोर्स होगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट। इफ इफ वी मूव, लेट, सबसे पहले तो बोलते हैं लेट ए क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्लोज पाथ बना लिया। फिर हम क्या करा कि लेट अस लेट अस टेक ए चार्ज क्यू along the closed along the closed loop of wire, closed loop of electric field। इस क्लोज लूप के अलोंग हम चार्ज क्यू को लेके चलते हैं, और फिर हम देखेंगे कि उसके साथ कैसा बिहेवियर होता है, फिर उसके ऊपर वर्कडन वगैरह। मान लो क्यू चार्ज तुमने लिया, अब तुम इसके अलोंग जा रहे हो, तो जो फोर किसी भी छोटे पार्ट में एट ईच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बैंड हो भी रही है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बैंड हो भी रही है, तो किसी भी छोटे पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो फोर्स जो लग रहा है वो क्यू ई लगेगा, और जो वर्क डन डी डब्ल्यू आएगा वो एफ डॉट डी एस। और ये जीरो तो नहीं है, क्योंकि फील्ड या तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स अपोजिट लगेगा, पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन में लगेगा, तो या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा वर्क डन। समझ में आ गई क्या बात? मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और उसके अलोंग चलेगा। तो डी डब्ल्यू टोटल वर्क डन इन क्लोज लूप, टोटल वर्क डन इन क्लोज्ड लूप अगर मैं बात करूंगा, तो टोटल वर्क डन के लिए डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू, हर जगह अगर देखूंगा ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट छोटे छोटे, यानी इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू कर देंगे, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस करेंगे। अब इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस जीरो नहीं हो सकता, या तो हमेशा पॉजिटिव आएगा या फिर हमेशा नेगेटिव आएगा, क्यू इंटू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। अब ई डॉट डी एल ई डॉट डी एल ई डॉट डी एल, तो तुम पाथ के लॉन्ग चल रहे हो, ई डॉट डी एल तो एंगल जीरो जीरो ही बन रहा है, या फिर 180 बनेगा। समझ में आई क्या बात? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, समझ क्यों, तो हमने बाहर निकाल लिया, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव बाद में रख देंगे। ई डॉट डी एल चल रहा है, ई और डी एल हमेशा पैरेलल है, ई एंड डी एल आर ऑलवेज पैरेलल, ई एंड डी एल वेक्टर्स आर पैरेलल, छोटे छोटे। तो ये क्या बन जाएगा, ई डी एल कोस 0 डिग्री, यानी कि ई इंटू डी एल। समझ में आ गई क्या बात? सिंपल सी बात देखें तो वर्क डन कितना आ जाएगा दोस्त, क्यू इंटू अगर मैं बोलूँ ई डी एल का इंटीग्रेशन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ, मतलब स्ट्रेंथ सेम हुआ, तो बाहर आ जाएगा, और ई डॉट डी एल, ये तो जीरो नहीं हो सकता, दिस कांट बी जीरो, यानी कि इट मीन्स वर्क डन by electric field in closed loop is non-zero। ये मतलब हुआ, इट मीन्स वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज लूप इज नॉन जीरो। बट समस्या क्या है, बट सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r², जो 1/r² के प्रोपोर्शन में होते हैं, एंड सेंट्रल फोर्स जो होते हैं, सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि हमेशा पॉइंट चार्ज के रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड लगता है, और 1/r² प्रोपोर्शन में है, तो ऐसे फोर्सेस हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं, एंड सो इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, and its work done depends on initial and final position only, ठीक है ना, and
in a closed loop work done by conservative forces work done by conservative forces work डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेज, यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी जीरो। भाई क्लोज लूप के अंदर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो होना चाहिए, ऐसा हमने वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर था वर्क एनर्जी पावर 11th क्लास में हमने डिटेल में समझ रखा है। और अगर नहीं समझ रखा अभी के लिए याद रख लो, प्रॉपर्टीज हम वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रूव करते हैं। इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो होता है उसमें जो वर्क डन होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये सब चीज़ें हम वहाँ पे प्रूव करते हैं। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका अगर वेक्टर फॉर्मेट निकाल करके एफ.ds करेंगे तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी के लिए याद रख लो कि 11th क्लास में कंजर्वेटिव फोर्सेज की डेफिनेशन जब डिफाइन कर रहे थे तो हमने इस तरीके की चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पे, है ना। अब अगर इस चीज को माने कि भाई अगर कंजर्वेटिव जैसा इसका नेचर है, फोर्स का नेचर है कंजर्वेटिव नेचर का, जैसा फोर्स का एक्सप्रेशन है और जिस तरीके से फोर्स लगता है ये कंजर्वेटिव नेचर का है, उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता जब जनरली कैलकुलेट किया जाता है तो। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही होती तो क्लोज लूप के अंदर उसका वर्क डन जीरो नहीं होगा। लेकिन क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो होता है क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है तो फिर वर्क डन जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। समझ में आ गई क्या बात। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई चीजें। अगर हमने क्लोज लूप बना दिया तो ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर गई कि भाई क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं आ रहा। सो यहां पे हम लिखेंगे सो इफ वी मेक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस in a closed loop then work done in closed loop will not be zero and this will contradict its conservative nature कि भाई कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड है, फोर्स है, अगर क्लोज लूप बना रहा होगा तो वो कंजर्वेटिव नहीं रह पाएगी, फिर क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं आ पाएगा। समझ में आई बात। इसलिए हेंस वी कैन ऑल्सो फ्रॉम हेयर ऑल्सो वी कैन से that electric field lines cannot form closed loop। समझ में आ गई बात। तो ये क्लियर है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बना सकती, ये इस तरीके से और देख लिया हमने। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर और प्रॉपर्टी देखना चाहें तो हम बोलेंगे कि किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा। देखो एक एक चीज लाइन से समझनी जरूरी है और क्यों हो रही है वो चीज समझना जरूरी है। तो ये प्रॉपर्टीज के अंदर ही अगर मैं देखूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक तरीके से प्रॉपर्टी ही हो गई। सुपरपोजिशन कुछ नहीं होता, जब बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं तो उनका एडिशन किस तरीके से होगा वो सुपरपोजिशन है। मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और ये Q3 चार्ज है। इन सब की वजह से पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा भाई, इससे निकालूंगा सबसे पहले तो Q1 से निकाल लूंगा, Q2 से निकाल लूंगा और Q3 से निकाल लूंगा। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करेंगी। समझ में आई क्या बात। ये इस तरीके से Q1 की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ऐसे बन जाएगी, ये इस तरफ आ जाएगी E1। ठीक है, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा इसकी वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाएगी, Q2 की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है E2। ठीक है, और Q3 की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो ये इस तरीके से E3। ठीक है, ये है E3, E1 E2 E3 इस तरीके से हैं।
अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी मुझे पॉइंट पी पे, ध्यान से सुनते रहना, अगर मुझे पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितनी होगी बेटा, तीनों का वेक्टर एडिशन करूंगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, और भी जितने ज्यादा चार्जेज होंगे सभी का मुझे अलग अलग एडिशन करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि भाई अगर तुम्हें किसी एक पॉइंट पे फील्ड निकालनी है तो सबकी वजह से इंडिविजुअल फील्ड निकाल लो और उसका वेक्टर एडिशन कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर क्वांटिटी है तो एडिशन तो वेक्टर एडिशन होगा, सीधे तो मैग्नीट्यूड ऐड होगा नहीं। तो अगर इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो तो सारी चीजें एक साथ सुपरपोज होंगी, बहुत सारे अगर फील्ड आएंगे तो उसका सुपरपोजिशन से एक नेट फील्ड बन जाएगी, समझ में आई क्या बात, और उससे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। मान लो पी पॉइंट पे ये कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही तो हो सकती है मेरे दोस्त, ये नेट इलेक्ट्रिक किसी भी पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही हो सकती है, दो दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी हो सकती है, समझ में आ गई क्या बात है, दो दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आई क्या बात। सबसे पहली बात तो ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, किस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है और वो कैसे चेंज हो रही है, समझ में आई क्या बात। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम बनाते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a point, at any point और in any region, समझ में आ गई बात। किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है कितनी है और किसी रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम उसके लिए बनाते हैं। अब अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती तो हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे इसके टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और साथ में जहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी वहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगी, जहाँ पे कम फील्ड लाइंस होंगी वहाँ पे कम होगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि दो फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस ये इस तरीके से ड्रॉ कर दी, दो फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दी कि जो कट कर रही हैं एक दूसरे से। अब तुम खुद सोच के बताओ, अब अगर तुम खुद सोचोगे तो तुम्हें दिख जाएगी ये चीज कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं, पहली फील्ड लाइन की वजह से, जो मैं इसको अलग कलर में दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, पहली फील्ड लाइन जो है उस पहली फील्ड लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो ये इस तरफ जा रही थी, तो ये E1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इस तरफ आ गई, दूसरी फील्ड लाइन की वजह से तुम बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इस तरफ होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कौन सी, ये तो दोनों ही नहीं है, दो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती। एट इस पॉइंट एट वन पॉइंट देयर कांट बी टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस। सो हम ये बोल सकते हैं हेंस टू net electric field lines cannot cross each other। जो हम लाइंस बनाएंगे हमें इतना भी ध्यान रखना होगा कि वो जो लाइंस हैं वो एक दूसरे क्रॉस ना करें, और हम जितना उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, अगर ये फील्ड लाइंस बन रही होंगी तो वो ऑलरेडी इस तरीके की बन रही होंगी कि किसी एक पॉइंट पे एक ही रिजल्टेंट फील्ड आएगी यार, तो उसी डायरेक्शन में होगी उसकी टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चाहे जैसे मर्जी बैंड हो जाए, लेकिन वो क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि क्रॉस अगर करने लग गई, अगर क्रॉस करने लग गई तो फिर देखो समस्या हो जाएगी कि वो एक ही पॉइंट पे दो दो फील्ड की डायरेक्शन देने लग जाएगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है, समझ में आई बात। इसलिए दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है, ये हो गया। अब ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी और इनके बारे में अपन ने अच्छे से समझा, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में समझा कि अगर तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो तुम्हें वेक्टर एडिशन करना होगा इंडिविजुअल फील्ड्स का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज रिजल्टेंट वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, all electric field due to individual charges, individual
चार्ज, इंडिविजुअल चार्जेस से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उनका वेक्टर एडिशन कर दो, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, हाँ। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, क्लोज लूप बना नहीं सकती, एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। जहाँ पे ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगे वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, कम फील्ड लाइंस होंगे वहाँ पे कम स्ट्रेंथ होगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन में फील्ड लाइन होती है। ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है। समझ में आ गई क्या बात? अब देखो, अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे तो फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई थी ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैंने बोला नेट फील्ड लाइन यहाँ पे इन सब की वजह से इंडिविजुअली अगर मैं देखूंगा तो अलग अलग फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, उनका वेक्टर एडिशन से एक फील्ड बनेगी ना, वो फील्ड लाइन किसी दूसरी फील्ड लाइन से क्रॉस नहीं कर सकेगी। ये मतलब है इस चीज का। समझ में आ गई क्या बात? इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वजह से तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा है यहाँ पे साफ साफ कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर मैं बोलूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज की अपनी फील्ड लाइंस होंगी, वो किसी के आने की वजह से उसकी फील्ड लाइन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएंगी। मैं बोलूँगा कि इस पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, मान लो। ठीक है, ये मान लो मैंने फील्ड लाइंस दिखा दी इसकी, क्योंकि फील्ड लाइंस को समझना बहुत ज़रूरी है, इसकी किस तरीके से प्रॉपर्टी होती है, क्या बिहेवियर होते हैं, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये फील्ड लाइंस थी इसकी, इसको यहाँ पे रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज था। अब इसके बगल में एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसके बगल में एक नेगेटिव चार्ज है, उसकी फील्ड लाइंस कुछ अलग कलर की ले लेते हैं। हाँ, इस कलर की ले लेते हैं। ठीक है, इस कलर की उसकी फील्ड लाइंस हैं, या फिर चेंज कर लेते हैं। कलर थोड़ा सही दिखने वाला हो तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, इस तरीके की ले लेते हैं। चलो, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, और ये मैं बता रहा हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस हैं। अगर ऐसा मान लें हम कि मान लो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस हैं ऐसी, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हैं। अब इनको देखो, अगर मैं पास पास लेके आऊँ तो ये फील्ड लाइंस ऐसे होंगी एक दूसरे पे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की फील्ड लाइंस ओवरलैप करेंगी। अब तुम बोलोगे सर ये तो फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई। फिर से बोल रहा हूँ, इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज की अपनी फील्ड लाइंस है, नेगेटिव चार्ज की अपनी फील्ड लाइंस है। इनकी वजह से बनने वाली रिजल्टेंट फील्ड लाइंस अलग होंगी, और वो रिजल्टेंट फील्ड लाइंस जो बन जाएंगी, एक बार सेटल हो जाएंगी, वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है। समझ में आ गई क्या बात? जो रिजल्टेंट फील्ड लाइंस एक बार बन जाएंगी वो कट नहीं करेंगी। इंडिविजुअल तो ऐसी की ऐसी रहेंगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये चेंज थोड़ी कर सकता है। इसकी अपनी फील्ड है एस्टाब्लिश्ड, वो ऐसे की ऐसे ही रहेगी। इसकी अपनी फील्ड है एस्टाब्लिश्ड, वैसे की ऐसे ही रहेगी। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा चार्जेस एक साथ अवेलेबल होते हैं तो उस रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बदल जाती है। और उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की अगर हम बनाएंगे कि वो कैसे बनेंगी, उसकी बात करते हैं कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। इंडिविजुअल चार्जेस की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बिल्कुल करेंगी, और तभी तो रिजल्टेंट आएगा। तो अगर मैं बोलूं कि पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे इसकी फील्ड लाइन इस तरफ थी और इसकी फील्ड लाइन ये इस तरफ थी। समझ में आई क्या बात? सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं था, नेगेटिव चार्ज था, इसकी इस तरफ थी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस उसकी तरफ होंगी। मैं बना लेता हूँ। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस किसी भी पॉइंट पे देखूंगा तो वो उसकी तरफ होगी, ऐसे। जहाँ पे भी कट कर रही है वहाँ पे बना के देख लेते हैं कि क्या क्या डायरेक्शन आएंगी। इसकी वजह से जो फील्ड लाइन आएगी वो इस तरफ आएगी, इसकी वजह से इस तरफ आएगी, और इस जगह पे इसकी तरह, यहाँ पे तो दोनों की सेम डायरेक्शन में आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, एक की वजह से नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज। यहाँ पे इस तरफ और यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इसकी वजह से इस तरफ और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस तरफ, ये फील्ड लाइन्स आएंगी। अब तुम ध्यान से देखो, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये तो यही रहेगी। रिजल्टेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँगा तो मैं नीचे करके दिखा देता हूँ कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगी होंगी। ये पॉजिटिव चार्ज था मान लो, और ये नेगेटिव चार्ज है। बीच में तो फील्ड लाइन जो होगी वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, दोनों की फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रही है, तो ये तो लाइन ऐसी की ऐसी रहेगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रही हैं। ये वाली फील्ड लाइन ऐसी की ऐसे रहेगी। समझ में आ गई बात? अच्छा, इस रीजन में देखूंगा तो इस वाली लाइन पे नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन इधर है और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस इधर हैं। ये एक दूसरे को कम करेंगी, यहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे को कम करेंगी, यानी कि स्ट्रेंथ को कम करेंगी बाहर के रीजन में, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज है, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड देंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं इस रीजन में बात करूँ कि यहाँ पे जो फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, किसी रीजन में यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे इसकी ऐसी फील्ड, इसकी ऐसी फील्ड, तो इसकी ऐसी और इसकी ऐसी, तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे। फिर अगर इस पॉइंट पे देखूंगा तो इसकी फील्ड ऐसे, इसकी फील्ड ऐसे, ये ऐसे।
समझ में आई क्या बात? तो ये फील्ड लाइंस हमें बैंड होती हुई सी दिखेंगी। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस तुम बनाओगे इनके लिए, उतना ज़्यादा क्रॉस करती हुई दिखेंगी तुम्हें, तो तुम्हें अलग अलग जगह पे तुम्हें वैसे वैसे डायरेक्शन उनकी मिलती जाएगी। बस जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे एक्यूरेटली, उतना ज़्यादा रिजल्टेंट तुम ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो ये वाली जो फील्ड लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, जो वो फील्ड लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये वाली फील्ड ऐसे बन रही है। यहाँ पे बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। समझ में आई क्या बात? तो ये फील्ड लाइंस तो ऐसे बनेंगी। समझ में आई क्या बात? ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेंगी। इनको थोड़ा सही से दिखा देता हूँ। हाँ, ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेंगी। ये ऐसे जा रही हैं। यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है। सिमेट्रिकली नीचे की तरफ बन जाएंगी। क्या हो जाएंगी दोस्त? सिमेट्रिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ भी बन जाएंगी, बट डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट टू राइट रहेगी, ये डायरेक्शन नहीं रहेगी। डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगी, क्योंकि नेगेटिव टू टर्मिनेट हो रही थी फील्ड लाइंस, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही थी। तो बहुत सारी फील्ड लाइंस ऐसे रहेंगी बैंड होती हुई सी, है ना। ये ऐसी फील्ड लाइंस रहेंगी, इस पे भी जा रही होंगी ऐसे, कहीं से दूर से आ रही होंगी फील्ड लाइंस, तो इन्फिनिटी पे भी जा रही होंगी, उस पे भी आ रही होंगी। तो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो हो सकता है सारी की सारी फील्ड लाइंस यहाँ पे, अगर और भी चार्जेस होंगी तो फील्ड का ओरिएंटेशन बदलता रहेगा, लेकिन मोर और लेस इसी तरीके की ओरिएंटेशन पे फील्ड लाइंस काम करेंगी। ठीक है, अगर दो चार्जेस के लिए बनाओगे तो इसी तरीके से वो बनेंगी। ठीक है, ये फील्ड लाइंस ऐसे काम करेंगी। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज से अवे एंड नेगेटिव चार्ज की तरफ ये फील्ड लाइन ऐसे चली गई। नेगेटिव चार्ज के पास में है तो हो सकता है नेगेटिव ज़्यादा वो हो स्ट्रॉन्ग, तो उसकी वजह से वो टुवार्ड्स दी फील्ड, और ये इसकी वजह से ऐसे। और ये डायरेक्शन चेंज हो भी सकती है, अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग हुआ तो हो सकता है कि जो ज़्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड है उसकी फील्ड आगे जा करके डोमिनेट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से हम फील्ड लाइंस इनके ड्रॉ कर सकते हैं कि इस तरीके से बैंड हो रखी होंगी और बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, ये इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि ये रिजल्टेंट फील्ड लाइंस अब किस तरीके से काम करेंगी। जैसे यहाँ पे ये इसकी वजह से इधर आएंगी, तो वो इसकी वजह से आने वाली ये फील्ड लाइंस ऐसे घूम के ऐसे आएंगी, इसकी आने वाली फील्ड लाइंस ऐसे घूम के ऐसे आएंगी। तो वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करी है तो हमें दिख गया कि रिजल्टेंट फील्ड लाइंस अब ये जो बनाई है हमने, ये एक दूसरे क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इंडिविजुअल फील्ड लाइंस एक दूसरे क्रॉस कर सकती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ड्रॉ करें पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, अगर हम पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ड्रॉ करके देखें एक बार कि क्या होगा। ठीक है, या तो मैं इन दोनों को एक ही पेज पे कर देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो सुपर पोजिशन है वो किस तरीके से काम करेगा वो हमें दिख गया, तो हम इनको एक ही जगह पे कर देते हैं। ठीक है, कि नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सुपर पोजिशन कैसे काम करेगा, यहाँ पे दिख गया। अब इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ पेज को, और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस देखता हूँ। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस जो हैं उसमें देखो होंगी तो रेडियली, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। जो नेगेटिव चार्ज था उसकी वजह से जो टुवर्ड्स दी चार्ज फील्ड लाइंस आ रही थी, अब वो अवे फ्रॉम दी चार्ज फील्ड लाइंस आने लग जाएंगी। इस तरफ दोनों रेडियली आउटवर्ड भेजेंगे। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी वो, यहाँ पे फील्ड लाइन इस तरफ आ जाएगी ऐसे, यहाँ पे फील्ड लाइंस इस तरफ आ जाएगी ऐसे, यहाँ पे फील्ड लाइन ऊपर की तरफ आ जाएगी ऐसे। ये सारी फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम दी चार्ज आना स्टार्ट कर जाएंगी। अब इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो अलग डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर देंगी। बीच में कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे फील्ड एक दूसरे की वजह से जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे देखो बिल्कुल बीच में अगर इक्वल चार्जेस हैं तो मैंने उस तरीके से बनाया, इक्वल फील्ड लाइंस बनाई है मैंने, इक्वल चार्जेस माने हैं। इक्वल चार्जेस माने हैं तो देखो बीच वाले पॉइंट पे लगभग इक्वल एंड अपोजिट फील्ड लाइन कट जाएगी। यहाँ पे बीच वाले पॉइंट्स पे देखो, इस इक्वेटोरियल लाइन पे जो भी पॉइंट्स आएंगे उन पे नेट फील्ड ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आ रही है। यानी कि फील्ड लाइंस जो बनेंगे ना, फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन बदल जाएगा, और वो किस तरीके से ड्रॉ करी जाएंगी वो मैं तुम्हें बताता हूँ। फील्ड लाइंस अब अलग तरीके से ओरिएंटेड होंगी। सबसे पहली बात तो बीच में हो सकता है फील्ड लाइन कहीं पे जीरो हो, तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव पे टर्मिनेट नहीं होंगी। सबसे पहली बात तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, यहाँ से भी स्टार्ट होंगी फील्ड लाइंस और यहाँ से भी स्टार्ट होंगी, दोनों जगह से स्टार्ट होंगी। अब वो स्टार्ट होंगी तो जाएंगी कहाँ? देखो बीच के रीजन में कहीं तो फील्ड जीरो है, जहाँ पे फील्ड जीरो वहाँ पे फील्ड लाइन नहीं हो सकती।
वहाँ पे फील्ड ही जीरो, तो वहाँ पे फील्ड लाइन पहुंच जाएगी तो फिर तो फील्ड दे देगी, उसकी कोई डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये फील्ड लाइन जो होंगी बिल्कुल बीच से जाने वाली, वो कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है। ऐसे जाने वाली फील्ड लाइंस एक तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी बीच में जाते जाते, ठीक है। ये सेम फील्ड लाइंस इधर से भी होगी ऐसे, लेकिन ये ऊपर जाते जाते पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के, ऊपर जाते जाते ये पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के, इन्फिनिटी पे जाते जाते एक दूसरे के पैरेलल होंगी फील्ड लाइंस, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इसकी फील्ड लाइंस ये जाते जाते पैरेलल, और सिमेट्रिकली ये यही शेप जो होगा वो नीचे की तरफ बनेगा, इसका सिमेट्रिक शेप इसका नीचे की तरफ भी बनेगा, ठीक है। हाँ, ये फील्ड लाइंस नीचे की तरफ भी ऐसे ही जाएंगी। तो अगर मैं नीचे की तरफ बनाना चाहूँ इनको, नीचे की तरफ भी ऐसे ही बनेंगी, ठीक है। ये फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, बीच वाले रीजन में ये फील्ड लाइंस आएंगी यहाँ पे बहुत सारी, ऐसा नहीं है, बट वो ऊपर की तरफ निकल जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे को बैंड, एक दूसरे को रिपेल करती करती जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो सेंटर पे या फिर बीच में कहीं पे जो भी इसका न्यूट्रल पॉइंट आएगा जहाँ पे फील्ड जीरो होगी, वहाँ पे जो फील्ड लाइंस नहीं पहुंचेंगी, उससे पहले पहले बैंड हो लेंगी अपने अपने रास्ते में। समझ में आएगी बात? इसकी फील्ड लाइन ऐसे बन जाएगी, ठीक है, और ये फील्ड लाइन इसकी ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस ऐसे एक अवे फ्रॉम दी ईच अदर ये बैंड होती हुई चली जाएंगी। तो ये फील्ड लाइंस ऐसे कुछ ड्रॉ हो जाएंगी, इन दोनों की ढंग से बन नहीं रही यार। सही से बना के दिखाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आज की क्लास में, क्योंकि फील्ड लाइंस को किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस तरीके से हमें उसको देखना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फील्ड लाइंस ऐसे एक दूसरे से दूर की तरफ जाती रहेंगी। हाँ, इस तरीके से ये फील्ड लाइंस बनेंगी। इस तरीके से ऐसे बना देते हैं, ये फील्ड लाइंस इस तरीके से अवे फ्रॉम दी चार्जेस बनेंगी, और ये फील्ड लाइंस इस तरीके से ड्रॉ कर दी जाएंगी। इनका स्ट्रेंथ अगर मैं देखूंगा तो बीच में यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज के पास में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, चार्ज के ऊपर अगर देखूंगा तो आर बहुत कम है, तो फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, जैसे दूर जाऊंगा कम होता जाएगा। बीच में यहाँ पे जीरो हो गया, इधर भी जाऊंगा तो ये फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ दूर जाने पर तो कम ही होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन होगा अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के लिए ड्रॉ करना चाहूँगा तो, ठीक है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाहूँ कि पॉजिटिव चार्जेस से सुपरपोजिशन से कैसे होगा, तो मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल ले लिया। मान लो तुम्हारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पे 3 चार्ज रखे हुए हैं वर्टिसेस पे, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पे है Q, एक यहाँ पे है Q, और यहाँ पे है -Q, ठीक है। सबसे पहली बात तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये सेंटर है, ठीक है। अगर मैं देखूं सिमेट्रिक पॉइंट्स के हिसाब से देखूं तो इसकी जो फील्ड होगी KQ/R², इसकी KQ/R², इसकी भी KQ/R²। अगर ये तीनों पॉजिटिव चार्जेज होते तो सेंटर पे ऐसे फील्ड देते और रिजल्टेंट को जीरो बनता, जैसा मुझे लग रहा है सिमेट्री के हिसाब से। बट यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो कुछ अलग फील्ड आएगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब वो कैलकुलेट कैसे करें? ये मान लो साइड लेंथ A दे रखी है और इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सारी तीनों साइड्स A हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या, मैं तुम्हें सिंपल सही तरीके से, जैसे फोर्सेज अपन ने निकाले थे चार्जेस के ऊपर, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करी जाएगी। पॉजिटिव चार्जेस से रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस होती हैं, तो मैं फील्ड क्यू की वजह से कितना हो सकता है वो लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ भाई, इसकी वजह से किधर होगी, इसकी वजह से किधर होगी। तो उससे क्या होता है कि बाद में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करके एंगल वैंगल देखना थोड़ा आसान काम हो जाता है, ठीक है। ये फील्ड लाइंस जो भी होंगी इन लाइंस के अलोंग होंगी, ठीक है। अब ये पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट चार्ज उस तरफ फील्ड होगी,
तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी कॉर्नर बोल देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए अवे फ्रॉम द चार्ज ई आएगा, और ये बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी आएगा नीचे की तरफ। ई और ई बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो ई और ई बी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। जो सी है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखूंगा तो सी की इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आएगी क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, ये ई सी। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मुझे जितना दिख रहा है मैग्नीट्यूड तो तीनों का इक्वल है, क्यों? क्योंकि क्यू सेम है और डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस कौन सी? सेंटर से वर्टेक्स वाली जो डिस्टेंस है तीनों की सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आने वाली है। बट ई ए और ई बी जो है वो इस तरफ आएंगी, ई ए इधर इस तरफ और ई बी इस तरफ। ये वाला एंगल अगर मैं देखूं ई और ई बी का, तो जहां तक मुझे दिख रहा है ये 120 डिग्री एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये सामने यहाँ पे परपेंडिकुलर जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो ये 90 90, ये 60, तो बच गया क्या? ये 120, क्योंकि टोटल क्वाड्रिलेटरल में ये टोटल सम कितना होना है? 180 डिग्री होना है। या फिर अगर मैं बात करूं तो सिंपल तरीके से तीनों, ये तीनों लाइन एक दूसरे से कितने पे? 120 120 120 पे होंगी, तो ये 120 डिग्री एंगल बन जाएगा। जो भी होगा ई और ई बी के बीच में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री बनेगा। ऐसा भी देख सकते हैं कि ये टोटल 60 था तो ये 30 बचा, ये 90 तो ये 60, ये 60 बचा, तो इस वाले ट्राइंगल से भी देख सकते हो कि ये 60 बनेगा, इस वाले ट्राइंगल से देख सकते हो कि ये 60 बनेगा, और 60 + 60 ये टोटल 120 डिग्री हो जाएगा। एंगल बिटवीन ई ए एंड ई बी अगर मैं देखूंगा तो ये 120 डिग्री बन, ये मान लो तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड है ई है और वो सेम है ई, तो ई ए प्लस ई बी का रिजल्टेंट अगर मैं देखूंगा तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के जो वेक्टर्स हैं उनका एडिशन है, तो वो 2e cos θ/2 लग जाएगा, यानी कि 2e cos 120 डिग्री बटे दो, और 120 डिग्री पे इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी उतना ही आता है। और वहां से भी देख सकते हैं cos 120/2 cos 60 हाफ होता है, तो 2e इंटू हाफ ये बन जाएगा e के बराबर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है सी पॉइंट पे देखूंगा, सी पॉइंट पे देखूंगा तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए और इसकी वजह से, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? सी वाला, ई प्लस ई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो 2e के बराबर बन जाएगा। समझ में आई क्या बात? ई और ई बी की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगा, इसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो दोनों ऐड होकर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएंगे बेटा? 2e बन जाएगा। अब काम है हमारा ई निकालना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या है हमारा? वर्टेक्स से ये डिस्टेंस। अब तुम इस ट्राइंगल में देख लो, चाहे इस ट्राइंगल में देखोगे तो ये टोटल जो, इसको पॉइंट डी बोल देते हैं, जो बी डी डिस्टेंस होगा, बी डी डिस्टेंस, वो बी डी डिस्टेंस कितना होगा? ए बी का, अगर ये देखो ए बी, ये ए बी ए है, ये एंगल 30 डिग्री, ए बी का कोस 30 डिग्री, ए बी कोस 30 डिग्री, ए बी कोस 30 √3a/2, यानी ये ए है और ये √3/2, तो √3a/2 इतना डिस्टेंस है बी डी। अब जो सी डी है, सी डी की अगर बात करूंगा तो सी डी कितना हो जाएगा उसका? 1/3 हो जाएगा उसका बी डी का, क्योंकि ये 2:1 में 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रोइड इसको, तो ये दो पार्ट और ये एक पार्ट, 2:1 यानी कि 1/3 ऑफ बी डी। 1/3 ऑफ बी डी कितना बन जाएगा बेटा? √3a/2 का 1/3, तो ये बन जाएगा a/2 √3। समझ में आई बात? तो ये आर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर यानी कि a²/4 × 3, ये बन जाएगा 12 के क्यू अपॉन में a²। अब रिजल्टेंट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 2e है, यानी कितना बन जाएगा? 24 QE अपॉन में के क्यू अपॉन में a², इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। समझ में आई क्या बात? ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस तरीके से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम सुपरपोजिशन की प्रिंसिपल से हेल्प से किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग चार्जेस से निकाल करके। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, के क्यू बाई आर स्क्वायर में a अपॉन में 2 √3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 × 3 12, 12 ऊपर चला जाएगा, 12 के क्यू बाई a स्क्वायर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई का 2 टाइम्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नहीं, यहाँ पे समस्या ये हुई है कि हमें आर इसको लेना था, मैं समझ गया, 2 टाइम्स आएगा इसका, ये 2/3 ऑफ बी डी आ जाएगा, 2/3, तो 2 से 2 कट जाएगा, a/√3 बनेगा। ठीक है, a/√3 बनेगा, तो √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 आएगा, ऊपर सिर्फ 3 बनेगा, ये 3 के क्यू बाई a² और 2e यानी कि 3 का डबल 6 के क्यू बाई a²। अभी ठीक है, ठीक है ना? हाँ अब ठीक है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से बनेगा। दूसरा अगर क्वेश्चन में इसी में लिखना चाहूँ कि यही इक्विलेटरल ट्राइंगल उठा लेता हूँ, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पे मैं मान लेता हूँ कि 2 जगह पे चार्जेज हैं और तीसरे वर्टेक्स में मुझे फील्ड निकालनी है। 2 वर्टिसेस पे चार्जेज हैं और तीसरे वर्टेक्स पे मुझे फील्ड निकालनी है।
सी, ये सी वर्टेक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कितना होगा। तो कैसे करोगे, सिंपल है, अलग अलग निकाल करके वेक्टर एडिशन, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके हम वेक्टर एडिशन करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर की तरफ आ जाएगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस तरफ आ जाएगी। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जहां तक मुझे दिख रहा है सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, अगर मैं इसको ए बोलता हूँ इसको बी बोलता हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी सेम है ई, क्यों, क्योंकि क्यू सेम है और डिस्टेंस भी सेम है ए के बराबर। यहाँ से भी ए डिस्टेंस पे है, यहाँ से भी ए डिस्टेंस पे है, इन दोनों की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। और दोनों कितने डिग्री पे हैं, 60 डिग्री पे, क्योंकि ये 60 डिग्री पे है। तो रिजल्टेंट जो बनेगा ई नेट वो 60 डिग्री पे √3 ए टाइम्स हो जाता है। समझ में आई क्या बात, √3 इंटू ई टाइम्स कैसे बनेगा, 2e cos थीटा बाई 2, 2e cos 60 डिग्री बाई 2, cos 60 डिग्री यानी कि बटा 2 cos 30 √3 बाई 2, 2 से 2 कट गया √3e। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो √3 टाइम्स ई बन जाएगा। और √3 टाइम्स ई कितना है बेटा, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, क्या है बेटा, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, √3 टाइम्स के क्यू बाई ए स्क्वायर। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं और अलग अलग ओरिएंटेशन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं तुम्हें करने के लिए दे देता हूँ कि तुम ट्राई कर लेना एक क्वेश्चन, मैं मतलब ठीक है तुम आसान है कर सकते हो। यहाँ पे मैं चार्जेस रख देता हूँ एक स्क्वायर के ऊपर, ठीक है, ये Q, 2Q, -Q और -Q, ठीक है, और साइड लेंथ है ए, स्क्वायर है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये होमवर्क है तुम्हारा, तुम घर पे ट्राई कर सकते हो खुद से। कैसे करोगे, यही डायगनली होंगी सारी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी प्लस की वजह से इधर की तरफ, इस माइनस की वजह से इधर की तरफ, 2Q की वजह से इधर की तरफ, इस -Q की वजह से इधर की तरफ, और उनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे ऊपर किया वैसे ही। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ जो हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं मान लूँ कि मैं रेगुलर हेक्सागन बना लेता हूँ एक, क्या बना लेते हैं कि रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं, और ये बिल्कुल बढ़िया तरीके का हेक्सागन बना, आज तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ, ये रेगुलर हेक्सागन बन गया अपने पास में। इस रेगुलर हेक्सागन के वर्टिसेस पे हमने चार्जेस रख दिए, क्या रख दिए बेटा, रेगुलर हेक्सागन के वर्टिसेस पे हमने रख दिए चार्जेस। अब चार्जेस इस तरीके से रखे हुए हैं कि हाँ, रेगुलर जो हम निकालना चाह रहे हैं हेक्सागन, उसके अलावा हम रेगुलर पॉलीगन भी कर सकते हैं ना, ठीक है, खैर उसको देख लेंगे। अभी के लिए, अभी के लिए इतना समझो कि यहाँ पे चार्ज मैंने क्यों रखा है, और यहाँ पे भी क्यों रखा है, यहाँ पे भी क्यों रखा है, यहाँ पे भी क्यों, यहाँ पे भी क्यों, और बस इतना ही रखा है। साइड है वो ए है और रेगुलर हेक्सागन है। अब रेगुलर हेक्सागन में हमें बताना है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, पहला, एंड दूसरा पॉइंट एज या कॉर्नर पी, दो जगह पे, एक तो इसके रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पे और एक पॉइंट पी पे, इन दोनों जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन करा था जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे थे कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ था, उनकी ऊपर इनकी वजह से निकलने वाला रिजल्टेंट फोर्स निकाला था अपन ने। तो वो वाला पार्ट, ये पी पॉइंट वाला पार्ट मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ कि ये तुम्हें खुद से करना है, ठीक है ना। पी वाला पार्ट तुम्हें, जो पॉइंट पी वाला है, ये होमवर्क है, ऑलरेडी डन इन कूलम फोर्स। कूलम फोर्स कैलकुलेट करते समय रेगुलर हेक्सागन के एक कॉर्नर पे रखी हुई पॉइंट चार्ज पे हमने फील्ड नेट फोर्स निकाला था, तो वहां पे अपन ने अच्छे से समझा था कैसे कैसे ये फोर्सेज लगेंगे, किस किस डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। अभी हम सेंटर की बात कर लेते हैं, ठीक है, सेंटर की बात कर लेते हैं। तो इसको उठा लेते हैं और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। सेंटर पे जो फील्ड होगी यार, देखो अगर मैं ध्यान से तुम्हें समझाऊं, तो सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सभी की वजह से आने वाली इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्टेंट के बराबर होगी, यही करना होता है। तो अगर मैं इन दोनों की वजह से देखूंगा और इन दोनों की वजह से देखूंगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। इन दोनों की वजह से अगर मैं देखूंगा तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है अगर यहाँ पे कोई चार्ज होता सामने।
इसकी फील्ड इधर की तरफ और इसकी फील्ड इधर की तरफ कैंसिल आउट हो गई, कट गए। इसकी फील्ड इधर की तरफ और इस वाली फील्ड इस तरफ, कट गए। इसकी फील्ड इस तरफ, लेकिन यहाँ पे कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर मैं इसको ए बी सी डी ई एफ अगर बोलना चाहूँ, समझ में आ गई बात। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट सी ओनली। समझ में आ गई क्या बात। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सभी जगह पे अगर चार्जेस होते तो नेट फील्ड जीरो आता। तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी उसका इक्वलेंट अपोजिट यहाँ पे बची हुई रह जाएगी, क्योंकि इन सभी की फील्ड को एक तरीके से ये बैलेंस करेगा। अगर ये मैंने हटा दिया तो यहाँ पे जो ये फील्ड दे रहा था उसकी इक्वलेंट अपोजिट बची हुई रह जाएगी, ऐसा भी बोल सकता हूँ। तो जो नेट फील्ड होगी सी ओ पॉइंट पे वो ई ड्यू टू क्यू की वजह से आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा सेंटर पे ओ पॉइंट पे के क्यू बाई ए स्क्वायर। कितना बन जाएगा बेटा, के क्यू बाई ए स्क्वायर। सिंपल सा आंसर। समझ में आ गई क्या बात। इसमें क्या करना है तुम्हें, बस ये डिस्टेंस देखनी है। रेगुलर हेक्सागन की सारी डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं, क्योंकि ये टोटल 120 डिग्री होगा। उसमें सेंटर से अगर मैं देखूंगा तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंसेज हैं, और ये सारे एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल 60-60, क्योंकि ये 120 का था, तो ये और ये इक्वल होगा तो 60 का। तीनों ये एंगल 60, ये 60 और ये भी एंगल 60 था, क्योंकि 360 के 6 पार्ट हुए थे। तो इस ट्राइंगल में तीनों इक्वल एंगल सेम है, तो तीनों साइड्स भी सेम होंगे। तो सारे साइड्स ये सेंटर से डिस्टेंसेस भी सेम होती है, तो ए और ए, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर सेंटर की डिस्टेंस, और ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ओ पॉइंट पे। समझ में आ गई की बात। इस तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अलग अलग चार्जेस की वजह से आने वाली फील्ड्स को कैलकुलेट करने के लिए तुम इस तरीके से काम में ले सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखना चाहूँ, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हम और भी क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे, बट अभी मैं थोड़े से कंसेप्ट कवर कर लेता हूँ जिसके ऊपर हम क्वेश्चन आगे कर पाएं। फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूंगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो फोर्स पर यूनिट चार्ज था। तो जो फोर्स लगेगा किसी भी चार्ज पे वो Q इंटू ई के बराबर लगेगा। कितना लगेगा बेटा, फोर्स जो भी लगेगा वो Q इंटू ई के बराबर लगेगा। यहाँ पे Q उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है और E उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है विद डायरेक्शन जो उस पॉइंट पे है। समझ में आ गई बात। तो उस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर एडिशन से निकाल लेंगे, और अगर दे रखी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्ट चार्ज को मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल सकते हैं। यानी कि अगर जैसे इसी सवाल में पूछा जाए कि यहाँ पे अगर मैं सेंटर पर कोई चार्ज रखूँ तो कितना फोर्स लगेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, उसको चार्ज की उसे मल्टीप्लाई कर दो, इसके जो भी रखा है उससे नेट फोर्स आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो हम एक तरीके से फोर्स का रिजल्टेंट इतना निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, हम यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स का रिजल्टेंट निकाल दे रहे हैं। तो वो किसी भी चार्ज क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो उस चार्ज क्यू का रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करते ही। समझ में आ गई क्या बात। तो अगर मैं मान लो कि यहाँ पे बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि किसी रीजन में वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे रीजन में। अब हमने क्या करा, हमने ग्राउंड से एक पॉइंट पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। हमने एक पॉइंट पार्टिकल प्रोजेक्ट कर दिया जिस पे चार्ज Q था और उसका मास M था। इसको प्रोजेक्ट कर दिया एंगल थीटा पे, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। फाइंड सिंपल है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ग्रेविटी तो है ही नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जी जो है वो तो ग्रेविटी है ही, जी जो है वो ग्रेविटी तो है ही। उसके एडिशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और चार्ज दे दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज और ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं बात करूं कि जब ये प्रोजेक्टाइल हमने फेंका और ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ में मूव करेगा, तो इस प्रोजेक्टाइल पाथ के लिए मैं सिंपल ये कैलकुलेशन कर सकता हूं कि जैसे नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा था, अभी mg प्लस क्यू फोर्स लगेगा इस पे। अगर इसको सोल्व करना चाहूँगा मैं तो आगे उठा लेता हूँ। जैसे mg और क्यू, जैसे mg फोर्स लग रहा था किसी भी इंस्टेंट पे नीचे की तरफ mg,
उसी तरीके से नीचे यहाँ पे क्यू ई फोर्स भी लगेगा। समझ में आ गई बात? एम जी और क्यू ई दोनों फोर्स लगेंगे। इन दोनों फोर्सेस से अगर मैं बात करूंगा तो देखो ध्यान से सुनो, इसको मैं एक ऐसा फोर्स मान लेता हूं जो नीचे की तरफ उस पर लग रहा होगा एम इंटू जी इफेक्टिव वाला। समझ में आ गई बात? एम इंटू जी इफेक्टिव। तो ये जी इफेक्टिव को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो जी इफेक्टिव कितना बन जाएगा? जी प्लस क्यू ई बाई एम। क्यों? क्योंकि जो क्यू ई फोर्स लग रहा है वो यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, तो एम जी की तरह ये भी यूनिफॉर्म फोर्स है, तो मैं नेट फोर्स एम जी की जगह एम जी प्लस क्यू ले लेता हूँ और उसको एम इंटू जी इफेक्टिव के बराबर कर देता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि इस रीजन में इफेक्टिव ग्रेविटी जो है वो जी प्लस क्यू ई बाई एम बन गई है। अब हर जगह सेम ही तो ग्रेविटी लगेगी उस पर, हर जगह सेम ही तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो जैसा जी काम कर रहा था इस समय वो जी इफेक्टिव कर देगा। तो जी प्लस क्यू बाई एम करके और मैं सीधे टाइम पीरियड के फॉर्मूले वो सब लगा सकता हूँ। जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो 2u बाई ए वाई होता है, या फिर जी बोल रहे हैं जी इफेक्टिव। समझ में आ गई क्या बात? तो 2 × u कितना बन जाएगा? u साइन थीटा। एंगल मान लो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो थी वो u थी, तो जो टाइम पीरियड बन जाएगा 2u इंटू साइन थीटा अपॉन में जी इफेक्टिव की जगह क्या लिख देंगे? ये जी इफेक्टिव की जगह जी प्लस क्यू ई बाई एम आ जाएगा, सीधे बोल सकते हैं हम। रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो रेंज होता है यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यू एक्स कितना? यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाला 2u साइन थीटा अपॉन में जी प्लस क्यू ई बाई एम। सिंपल, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट अगर पूछा होता, मान लो एक्स मैक्स भी पूछा होता, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट यू वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू जी वाई। भाई जी इफेक्टिव वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी इफेक्टिव ग्रेविटी है, तो यू वाई कितना बन जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 इंटू जी इफेक्टिव की जगह जी प्लस क्यू ई बाई एम। समझ में आ गई क्या बात? जी प्लस क्यू ई बाई एम। ये सब मैक्सिमम हाइट वगैरह कैलकुलेट तुम कर सकते हो, प्रोजेक्टाइल वगैरह में इसको यूज में ले सकते हो। और अगर अच्छा क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो मैं ये बोल देता हूँ कि जैसे एक पेंडुलम है तुम्हारे पास में, एक पेंडुलम है इस तरीके से, इस तरीके से एक पेंडुलम है, और इस पेंडुलम के लिए अगर मैं बात करूं तो इसको रस्सी से लटका रखा है, ठीक है। इसको एम मास की रस्सी से मासलेस रस्सी से लटका रखा है, और इसको एम मास का पेंडुलम है, एल लेंथ की स्ट्रिंग से लटका रखा है। स्ट्रिंग नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है एंड मासलेस है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का। नीचे की तरफ ग्रेविटी भी है और नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है यूनिफॉर्म, और इसको चार्ज क्यों दे दिया मैंने। समझ में आ गई क्या बात? अब बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा? सिंपल वही जो ऊपर मैंने कैलकुलेशन करी थी कि अगर क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो अब इस पे जो फोर्स, तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो खुद से, कोई बहुत बड़ा मतलब कि बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है ये, तो बिल्कुल आराम से नीट वाले बच्चे भी कर लेंगे, तो जी वाले बच्चों के लिए तो क्या ही है। ठीक है, तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो। नीचे की तरफ इस पे एम जी प्लस क्यू ई फोर्स लगेगा, सीधी सी बात है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो एम जी माइनस क्यू ई बन जाएगा ये। इसको मैं इक्वल कर देता हूँ एम इंटू जी इफेक्टिव के, भाई इफेक्टिव ग्रेविटी नीचे की तरफ, क्योंकि ये हर जगह है, चाहे पार्टिकल जहां मर्जी चला जाए, जैसे एम जी लगेगा ना वैसे ही लगेगा ये वाला फोर्स। ये वाला फोर्स जैसे एम जी लग रहा है वैसे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसा नहीं रेडियल डायरेक्शन में नहीं लग रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो फोर्स हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। इस जगह पे भी जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ ही एम जी प्लस क्यू ई लगेगा। तो ये तो एक नए ग्रेविटी की तरह काम कर रही है कि भाई हमेशा एक कांस्टेंट फोर्स नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लगने लग गया। ऐसा समझ लो कि अर्थ की ग्रेविटी बढ़ गई एक तरीके से, तो वो हर जगह एक्स्ट्रा फोर्स लगाने लग गया बराबर बराबर। तो जी इफेक्टिव जो बन के आ जाएगा वो जी इफेक्टिव कितना बन जाएगा? जी प्लस क्यू ई बाई एम। अगर नेगेटिव चार्ज होता है फिर फील्ड ऊपर की तरफ होती तो वो माइनस हो जाता, जी माइनस क्यू ई बाई एम बन जाता। तो इस सिनेरियो में जो टाइम ऑफ फ्लाइट बनता, या अगर यहाँ पे होता तब की बात थी, टाइम ऑफ फ्लाइट जो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, टाइम पीरियड जो ऑसिलेशन का होता है 2.√L अपॉन में जी बनता है। जी की जगह यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी लिख देंगे, भाई नया ग्रेविटी किस तरीके का काम कर रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा बेटा? टाइम पीरियड 2.√L अपॉन में जी प्लस क्यू ई बाई एम। समझ में आ गई की बात? इस तरीके से तुम इफेक्टिव टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन तो आसान था, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, चलो इसके बारे में सोच के बताना, इसके बारे में सोच के बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे तो कंफ्यूज बहुत रहोगे इसके अंदर। अगर तुमने वो चीज़ पकड़ ली,
अगर तुम्हें पेंडुलम्स की किस तरीके से टाइम पीरियड कैलकुलेट करा जाता है, अगर तुम्हें वो याद है तो तुम इस क्वेश्चन को फटाक से कर दोगे, 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन कर दोगे, क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा करना क्या है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई तुमने, ग्रेविटी है बस नीचे की तरफ, वो तो है ही, साथ में तुमने इस पॉइंट, इसको मैं अलग कलर की स्ट्रिंग बना देता हूं ताकि मैं, हाँ इस तरीके से बना देता हूं, यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिया मैंने, स्मॉल क्यू, और ये फिक्स है, क्यू चार्ज फिक्स कर दिया यहाँ पे, या फिर कैपिटल क्यू ले लो इसको, क्योंकि नीचे वाले को क्यू ले रखा है, तो ये कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने। अब तुम्हें बताना है कि नाउ फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सबसे पहले तो ये बताना है कि ऑसिलेशन एसएचएम करे, इसके ऑसिलेशन एसएचएम होंगे कि नहीं होंगे। विल विल पेंडुलम परफॉर्म एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड if yes then find time period of oscillation, then find time period of oscillation। ठीक है, तो इसको ट्राई करो एक बार, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, एक बार उस वीडियो को पॉज करो, इसके बारे में थोड़ा देखो, सोचना बहुत जरूरी है। अगर तुम मेरे सोल्यूशन देखते गए तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा इन्फॉर्मेशन गैदर करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है जो भी तुम्हारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है उसका तुम प्रॉपर यूज कैसे कर पाते हो। तो इसको एक बार वीडियो पॉज करो, इसको सोचो कि किस तरीके से कर सकते हो तुम। इसमें तुम जी इफेक्टिव कैसे निकाल लोगे, क्या करोगे, जी इफेक्टिव काम करेगा भी कि नहीं करेगा, यहाँ पे जी इफेक्टिव की तरह ये फोर्स लगेगा भी कि नहीं लगेगा। तो एक बार सोचो इसके बारे में, और फिर तुम अपना आंसर निकाल के और फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करवाना। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, बस इसका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी जो ओरिएंटेशन मैंने चार्जेस की रखी है उसकी वजह से आने वाले फोर्सेस थोड़े अलग टाइप के लगेंगे। इस जगह पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे देखो यहाँ पे देखते ही पहली नज़र में मुझे छलावा जो लगेगा, जो पहली नज़र में देखते ही जो सिस्टम होगा इस तरीके से मुझे फोर्सेस दिखेंगे कि mg फोर्स नीचे लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, और एक के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर फोर्स नीचे लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। इक्वल टू तुम सीधे करोगे, देखो नीचे की तरफ इतना फोर्स लग रहा है, जी इफेक्टिव निकाल दिया, तुम बोलोगे कि अब जो जी इफेक्टिव है वो ये जो फोर्स है, हाँ ऐसे कर लो, तुम करोगे कि एम जी बराबर के क्यू ई प्लस ये, तो ये जो जी इफेक्टिव बनेगा तुम बोलोगे कि जी इफेक्टिव जो आ जाएगा दोस्त वो जी प्लस के क्यू क्यू अपॉन में जी इंटू एम इंटू एल स्क्वायर बन जाएगा। अब तुम ये क्यों कर दोगे, तुम्हें बोलोगे कि देखो कहीं भी चला जाएगी, ऑसिलेशन जहां मर्जी कर ले, लेंथ तो सेम ही रहेगी इसकी रस्सी की, तो फोर्सेस जो लगेंगे वो तो सेम ही रहेंगे। तो बोला बिल्कुल सही बात है यार, इसमें तो कोई शक नहीं है, फोर्सेस तो सेम सेम, जो क्यू चार्ज स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाएगा वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर सेम ही लगेगा हमेशा, क्योंकि वो रस्सी टाइट रहेगी, रस्सी की लेंथ चेंज होने से रही तो जो फोर्स होगा वो भी चेंज होने से रहा। लेकिन उसके बारे में तुम ध्यान से सोचो कि ये फोर्स लगे किधर रहा है। तो तुमने बोला कि जो जी इफेक्टिव है वो जी प्लस के क्यू क्यू अपॉन में एम एल स्क्वायर, भाई नीचे एम जी लग रहा था और उसी की डायरेक्शन में ये फोर्स लग गया, तो मजे हो गए, जी इफेक्टिव निकाल लिया। टाइम पीरियड तो बोलो कि अब तो जी इफेक्टिव की तरह काम कर रहा है, टाइम पीरियड तो 2.रूट एल बाई जी है, उसमें कोई फर्क ही नहीं है, तो टाइम पीरियड ऐसे ऑसिलेशन करेगा, और 2.रूट एल अपॉन में जी इफेक्टिव एल अपॉन में, अभी तुम करना स्टार्ट कर दोगे, जी इफेक्टिव लगाना स्टार्ट कर दोगे, तुम बोलोगे जी प्लस के क्यू क्यू अपॉन में एम एल स्क्वायर, बहुत शानदार, और तुम ये आंसर निकाल के बैठ जाओगे। बट इस आंसर पे थोड़ा सा सोचो कि ये आंसर तुमने सही किया है क्या। अब तुम बोलोगे सर हम क्या सोचें इस बारे में, हमने जो सोचना था वो तो सोच लिया, और जिन्होंने करना था वो कर भी लिया होगा, अभी तुम्हारा ये आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले बड़ा सवाल कि ये क्या ये आंसर सही है। हमें सिचुएशन को समझना होगा कि अगर हम इस पार्टिकल को एक पॉइंट पे देखेंगे तो एक पॉइंट से जज नहीं कर सकते कि वो जी इफेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम बोलेंगे मान लो ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये मान लो ऑसिलेट कर रहा है, इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ले लेते हैं कि चार्ज यहाँ पे है, इस इंस्टेंट पे रस्सी यहाँ पे ऐसे हो गई है, ऐसे आ गया इस इंस्टेंट पे, इस पे जो फोर्स लगेगा मेरे दोस्त इस तरफ लगेगा, कौन सा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स लगेगा के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर, वो रिपल्सन का फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इस तरफ लगेगा, एम जी लगेगा सिर्फ नीचे की तरफ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है के क्यू क्यू अपॉन में एल स्क्वायर, ये रेडियली आउटवर्ड लगता है, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम हिंज पॉइंट, हिंज पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड लगता है। तो टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अबाउट हिंज पॉइंट, इसको हिंज पॉइंट एच बोल देता हूं, कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। इट विल नॉट प्रोड्यूस रिस्टोरिंग टॉर्क, it only increases टेंशन इन स्ट्रिंग। क्या? टेंशन इन स्ट्रिंग, बस ये स्ट्रिंग में टेंशन इंक्रीज करने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। रस्सी में जो टेंशन है ना, बस उसको इंक्रीज कर देगा। ऊपर टेंशन जो थी पहले सिर्फ एम जी कोस थीटा को यहाँ पे बैलेंस करती, अभी वो के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर को बैलेंस करने लग जाएगी, और वो हमेशा के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर के बराबर तो टेंशन रहेगी ही रहेगी उसमें। समझ में आ गई ये बात? उससे ज़्यादा ही रहेगी, एम जी का कॉम्पोनेंट भी आएगा, क्योंकि तो के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर को रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा। एमजी का तो टॉर्क आएगा ना इस पॉइंट के अबाउट, अगर देखूंगा तो ये एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। इसका कोई टॉर्क नहीं है, कहीं पे चले जाओ हमेशा रेडियल आउटवर्ड लग रहा है। तो अगर मैं किसी पोजीशन पे मान लो ग्रेविटी नहीं होती और मैं यहाँ पे ले जाकर छोड़ता, तो क्या इसकी वजह से वापस आता? नहीं आता, यहीं कहीं रहता, इसी रस्सी टाइट हो जाती है ऐसे कैसे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर इस बार रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करवा रहा। अगर ये रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, तो इसकी वजह से कोई जी इफेक्टिव रिस्टोरिंग टॉर्क सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। रेडियली जो फोर्स लग रहा था वो तो टेंशन पहले भी लग रहा था। टी एंड एफ ई डू नॉट प्रोड्यूस रिस्टोरिंग टॉर्क रिस्टोरिंग। तो जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी, सिर्फ उसी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, एमजी की वजह से ही आ रहा है, रिमेन सेम। ये फॉर्मूला रिमेन सेम। टाइम पीरियड जी सिर्फ ग्रेविटी का ही टाइम पीरियड, ग्रेविटी जी इंक्लूड होगी उसमें, जी इफेक्टिव इंक्लूड नहीं होगा इस बार। समझ में आ गई क्या बात? इस बार ग्रेविटी का जो रिपल्सिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स चार्जेस के बीच में, उसका कोई रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं आएगा, तो उसकी वजह से कोई भी ऑसिलेशन में रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं आएगा, तो पार्टिसिपेशन नहीं होगा। सिर्फ एमजी की वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर एल बाई जी रहेगा। इस सिनेरियो में क्या था कि जब वो यहाँ पे गया ना, तो एमजी और क्यू सेम डायरेक्शन, दोनों का ही टॉर्क आएगा इस तरफ, दोनों का इस तरफ कंपोनेंट आएगा, उसका इसके अबाउट टॉर्क आएगा, और वो उसको रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाएंगे। जितना ऊपर ले जाऊंगा उतना उस तरफ टॉर्क देना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे वो काम कर रहा था, इसलिए जी इफेक्टिव लग गया। यहाँ पे जी इफेक्टिव नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान से सुनोगे तो काम आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ कि क्वेश्चन है तो जो तुम होमवर्क से करके लाना है ना। एक ऐसे समझ लो कि एक स्फेयर है, इस स्फेयर के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, तुम करके आना। एक चार्ज एम मास और क्यू चार्ज को यहाँ पे रख दिया, और ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ स्फेयर है, ये इसकी रेडियस है आर। क्या है बेटा? रेडियस आर। तो देखो अगर ये एम मास होता सिर्फ, और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता, तो वैसे ही होता, सेंटर के अबाउट ऑसिलेशंस चल रहे होते, आर की जगह स्ट्रिंग लेंथ की जगह रेडियस आ जाती, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी उसका टाइम पीरियड होता। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे मैंने वर्टेक्स पे ऊपर की तरफ, ऊपर वाले डायमीटर पे, ऊपर वाले डायमीटर पे, इसको ऐसा समझ लो, हम इसे उठा के यहाँ पे ले जाएंगे, ऊपर वाले डायमीटर पे इस जगह पे मैंने क्या रख दिया? एक चार्ज रख दिया, दूसरा क्यू। यहाँ पे क्यू चार्ज और फिक्स कर दिया इसको। समझ में आ गई क्या बात? जो क्यू चार्ज है वो फिक्स कर दिया मैंने। अब साइज जो है चार्जेस का वो बहुत स्मॉल है। क्या है? साइज जो चार्जेस का है वो बहुत स्मॉल है। पॉइंट चार्ज के साइजेस हैं, पॉइंट साइज के चार्जेस हैं। अब ये ऑसिलेट करेगा, तो बताना है कि फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड, फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ चार्ज क्यू,
क्यू चार्ज के ऑसिलेशंस के लिए कितना टाइम पीरियड होगा अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड स्मॉल ऑसिलेशंस अगर वो करता है तो। समझ में आई बात? ये तुम्हें कैलकुलेट करके लाना है। अब इसमें तुम ये नहीं मान सकते कि भाई ये रेडियली आउटवर्ड होगा, अगर ये यहाँ जाएगा तो इसकी वजह से फोर्स यहाँ पे आएगा, ना कि रेडियली आउटवर्ड ऐसे। तो अब इसके फोर्सेस का भी टॉर्क आएगा, तो तुम्हें सोच समझ के क्या तुम लगा सकते हो अप्रोक्सीमेशन। ऑब्वियस ही बात है, तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल मान करके तुम चीज़ें करोगे, तो तुम्हें कैलकुलेट करके लानी है तुम क्या चीज़ कर सकते हो, और फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आज के लिए तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। उसके अलावा जो होमवर्क है तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तुम ये सारे क्वेश्चंस मैंने पहले भी होमवर्क दे रखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे, और फिर उसके बारे में और होमवर्क हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये होमवर्क एचसीवी वगैरह से और एसबीटी रोडो वगैरह से तुम कर सकते हो, बाकी तुम जो भी बुक फॉलो करना चाहो वहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा तुम जो भी कोचिंग मटेरियल फॉलो करते हो उसका मटेरियल का क्वेश्चन तुम यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सीखे हैं, और इससे बेहतरीन क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लासेस में करना स्टार्ट करेंगे। तो तब के लिए यार ठीक है, बाय बाय, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, ठीक है।